एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज वो समय है जब आपको सिर्फ हिंदी विषय में मात्र इतना पढ़ना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% आए। जैसे कि आपके पास कई प्रश्न होंगे कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें हिंदी विषय के पेपर के लिए। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको उतना ही बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 मार्च, आज क्या तारीख है? आज है 21 मार्च और आपके पास मात्र 2 दिनों का समय बचा है, 2 दिन का समय बचा है। तो आज मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि अब आपके पास 2 दिन हैं और आप 2 दिन में यदि मात्र मेरे द्वारा बताए गए इतना भी पढ़ लेते हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप 24 मार्च के पेपर में बहुत ही अच्छा करके आएंगे, बहुत ही अच्छे से नंबर भी अर्जित कर लेंगे और सफलता को भी अर्जित कर लेंगे अच्छे अंकों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक से रिलेटेड पहले आपको मैं जानकारी दे दूं। बिल्कुल जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है और वीडियो को आप यदि मिस करते हैं तो आपसे काफी कुछ छूट जाएगा और आप बाद में भी पछताएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर, यह रचना है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अगली जो है रचना आकाशदीप, यदि पूछा जाता है किस विधा की रचना है तो कहानी विधा की रचना है। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है आवारा मसीहा, यह किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। और अगली रचना है इंद्रजाल, यह किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है कलम का सिपाही और ये सभी रचनाएं बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं से ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो आप कह सकते हैं यह मैराथन क्लास हो सकती है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है और लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। अगली रचना है खून के छींटे, तो यह खून के छींटे किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और अगली रचना है यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त, जो कि ऐतिहासिक नाटक है और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना चिंतामणि, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चिंतामणि की विधा क्या है या चिंतामणि के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसकी विधा क्या है? निबंध विधा की रचना है। अगली रचना है ठूठा आम, तो यह किस विधा की रचना है? यह भी निबंध विधा की रचना है और लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और इसके बाद अगली रचना है पंचपात्र, तो इसकी विधा क्या है? निबंध विधा है। लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है लेखक? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट, बाण भट्ट की आत्मकथा, तो यह किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगली रचना है रस मीमांसा, लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। और यदि विधा पूछता है तो विधा क्या हो जाएगी? आलोचना। अगली रचना है हिमालय की पुरकार, यह भी आलोचना विधा की रचना है और लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। और अगली रचना है सागर की लहरों पर, यह यात्रा विधा पर आधारित रचना है। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है? किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। और अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है और किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की
रचना है। अगला प्रश्न है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत राय। और मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी एक प्रसिद्ध कहानी लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। और अगला प्रश्न है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनकी एकांकी का नाम क्या है? दीपदान है। अगला प्रश्न है किन्हीं दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है रेशमी टाई किस विधा पर आधारित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एकांकी विधा पर। जहाज का पंछी के लेखक का नाम क्या है? इला चंद्र जोशी है। और अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न तो आने तय है, बिल्कुल आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। बिल्कुल आसान आसान यहां पर मैंने लिख रखा है। पहली है श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और अगला प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है, छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी विशेषता क्या है? सौंदर्य भावना। अगला प्रश्न प्रगतिवाद काव्य की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताइए। तो पहली है क्या विशेषता? शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। और दूसरी क्या है? क्रांति की भावना। और अगला प्रश्न प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहली विशेषता है अति यथार्थता और दूसरी विशेषता क्या है? विद्रोह का स्वर। इनमें से दो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 100% आएंगे। कोई भी युग की विशेषता 100% पूछा जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल आसान आसान यहां पर आपके लिए लिख रखा है, आपको बता रहा हूं। आगे आप देखें कि क्या पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। यहां पर आप देख सकते हैं एक गद्यांश है जिसका मैं आपको बताऊंगा कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। तो एक प्राचीन विद्वान, यहां पर आप देख सकते हैं औषधि है मित्रता नामक पाठ का यह गद्यांश है। संदर्भ आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जिस भी पाठ का गद्यांश होगा आपको इसमें क्या करना है? संदर्भ के अंतर्गत यहां जहां पर आप देख रहे हैं मित्रता, उस पाठ का नाम बदल लिख देना है और लेखक का नाम यहां पर लिख देना है ब्लैक पेन से। बाकी संदर्भ सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। और आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो यहां पर महत्वपूर्ण पद्यांश मैंने लिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश के शुरुआती शब्दों को चरण कमल और अंतिम के शब्दों को तेहि पाई। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और सूरदास जी के जो पद हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। सूरदास का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिखिएगा। कोई भी पद्यांश हो उसका संदर्भ आप इसी तरह से लिखिएगा। बस आपको करना क्या है? उस पाठ का नाम और लेखक यानी कवि का नाम आपको बदल देना है बस। आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना होता है। और अब आपको कौन कौन से लेखक और कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय याद करना है। तो आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमुख लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, बिल्कुल आसान मैंने बताया है। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इनका भी जीवन परिचय बताया है, किस तरीके से लिखना है और क्या क्या लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद आप प्रमुख कवियों का जीवन परिचय, किसका किसका जीवन परिचय आप याद करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का, रसखान और महादेवी वर्मा जी का आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरदास जी और तुलसीदास जी।
सूरदास और तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 24 मार्च को आपकी परीक्षा में इन्हीं में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आ जरूर जाएगा, या इनमें से 2 भी पूछे जा सकते हैं। अगले क्रम में महत्वपूर्ण क्या है, आप 2 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि एक श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो आपको उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, इसलिए आपको प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत दूसरे श्लोक को लिख देना है। तो यहां पर 2 श्लोक हैं महत्वपूर्ण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और दूसरा श्लोक क्या है, बिल्कुल आसान, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र शमो वीरः, वीर भावो ही वीरता। तो आप 2 श्लोक जरूर याद कर लें, और यदि एक आ जाता है तो आप दूसरा श्लोक लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किसका संगम स्थल है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहां मरना मंगलकारी होता है? तो उत्तर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है या होता है। अगला प्रश्न, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। और अगला प्रश्न है अलछेद्रः कः आसीत्, अलछेद्रः कः आसीत् अर्थात अलछेद्रः यानी सिकंदर कौन था? तो अलछेद्रः यवन राजा आसीत्, सिकंदर कौन था? सिकंदर यवन राज था। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, पुरु राजा कः आसीत्, पुरु राजा कः आसीत् अर्थात पुरु राज कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा, पुरु राजा एकः भारत वीरः आसीत्, पुरु राज एक भारत वीर था। अगला प्रश्न है पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरु राज ने किसके साथ युद्ध किया? उत्तर क्या हो जाएगा, पुरु राजा अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्, पुरु राज ने किसके साथ युद्ध किया? तो पुरु राज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। और यह प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीरः केन पूजते, वीर की पूजा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर हो जाएगा वीरः वीरेण पूजते, वीर की पूजा वीर के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न चंद्रशेखरः कः आसीत्, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, चंद्रशेखरः कः आसीत् अर्थात चंद्रशेखर कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्, चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त था। अगला जो प्रश्न है यहां पर दुर्मुखः का आसीत्, प्रश्न कह रहा है कि दुर्मुख कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्मुखः एकः चांडालः आसीत्, दुर्मुख एक क्या था? चांडाल था। अगला प्रश्न है भूमि गुरुता किम अस्ति अर्थात भूमि से अधिक गौरवपूर्ण क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, माता भूमि गुरुतरम अस्ति, भूमि से अधिक गौरवपूर्ण क्या है? तो भूमि से अधिक गौरवपूर्ण माता है। अगला प्रश्न है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति अर्थात वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मनः, मनः वातात शीघ्रतरम अस्ति, वायु से भी अधिक तेज चलने वाला कौन है? मन होता है। तो ये है संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न।
इसके बाद आप करुण रस की परिभाषा भी याद कर लेंगी। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण और हास्य रस पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, और मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखें, क्योंकि परिभाषा भी आसान है और उदाहरण भी यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बिल्कुल आसान है। और इसके बाद आपको क्या याद कर लेना है, रूपक अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और साथ ही साथ आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। और उदाहरण क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा में सोरठा और रोला छंद भी पूछा जाता है, तो आप सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहां पर उदाहरण आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान। जहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहां पर पहले और तीसरे चरण में आप देख सकते हैं 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। चलिए मैं आपको अब बता दूं महत्वपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो यहां पर अप है, अप से क्या होगा, अपमान हो जाएगा। अन से क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अनु से अनुरूप हो जाएगा। निर से निर्धन और निस से निष्फल हो जाएगा। उप से उपकार हो जाएगा। अधि से क्या शब्द बनेगा, अधिकार बन जाएगा। अभि से क्या बनेगा, अभिलाषा। परि से क्या बनेगा, परिवार। और अन से क्या होगा, अनहोनी। और सह से क्या होगा, सहपाठी बन जाएगा। इस तरीके से ये 10 महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो है प्रत्यय, प्रत्यय कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण। हट, हट से क्या हो जाएगा, घबराहट। आई से क्या बनेगा, लिखाई बन जाएगा। वट से क्या बनेगा, सजावट और लिखावट भी बन जाएगा। तास प्रत्यय से क्या शब्द बनेगा, सुंदरता। और त्वा प्रत्यय से बनेगा महत्व। पन से बन जाएगा बचपन, भोलापन। और अगला है आन से क्या बन जाएगा, थकान बन जाएगा। आवा से क्या बन जाएगा, दिखावा बन जाएगा। और त्रा से सर्वत्र बन जाएगा। और वान से क्या बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। और अब आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं आग, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अग्नि और अनल। अश्व का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, घोड़ा और घोटक। आंख का होगा नयन और लोचन। आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, अंबर। इंद्र का पर्यायवाची होगा देवेंद्र, सुरेंद्र। कमल का होगा जलज, पंकज। और चंद्रमा का पर्यायवाची होगा सोम, सुधाकर। जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पानी, नीर। जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा वन, विपिन। और तालाब का हो जाएगा सर, सरोवर। और नदी का क्या होगा, सरित, सरिता। और पृथ्वी का क्या होगा, भू, भूमि। बादल का क्या पर्यायवाची होगा, जलद और जलधर। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सांप, सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सर्प और भुजंग। इसके बाद आप देख सकते हैं द्वंद्व समास और दीर्घ समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। तो यहां पर आप देख सकते हैं पाप पुण्य। सबसे पहले द्वंद्व समास के पाप पुण्य, विग्रह क्या होगा, पाप और पुण्य। समास का नाम द्वंद्व समास। देश विदेश का विग्रह होगा देश और विदेश, समास का नाम द्वंद्व समास। जल थल का विग्रह क्या होगा, जल और थल, समास का नाम क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता का विग्रह हो जाएगा माता और पिता, समास का नाम द्वंद्व समास। दिन रात का विग्रह क्या होगा, दिन और रात, समास का नाम द्वंद्व समास। हानि लाभ का विग्रह होगा हानि और लाभ, समास का नाम द्वंद्व समास। शुभ अशुभ का विग्रह होगा शुभ और अशुभ, समास का नाम द्वंद्व समास।
और अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विगु समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। चौराहा का विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह और समास का नाम द्विगु समास। नवरत्न का विग्रह होगा नवरत्नों का समाहार, समास का नाम क्या होगा? द्विगु समास। त्रिफला विग्रह क्या हो जाएगा? तीन फलों का समूह और समास द्विगु समास। तिरंगा तीन रंगों का समाहार, समास द्विगु समास। और पंचपात्र पांच पात्रों का समूह, समास का नाम द्विगु समास। सप्ताह सात दिनों का समूह, समास का नाम द्विगु समास। चलिए यहां पर आप देख लीजिए महत्वपूर्ण संधि के उदाहरण। इति प्लस अत्र का संधि क्या हो जाएगा? इत्यत्र हो जाएगा और संधि का नाम यड़ संधि। अति प्लस आचारः क्या हो जाएगा? अत्याचारः, संधि का नाम यड़ संधि। यदि प्लस अपि का संधि क्या होगा? यद्यपि हो जाएगा और संधि का नाम यड़ संधि। और आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं महत्वपूर्ण अन्य उदाहरणों की जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही आप इन महत्वपूर्ण निबंधों को भी तैयार कर लेंगे। विज्ञान के चमत्कार, और दूसरा है राष्ट्र प्रेम या स्वदेश प्रेम, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निदान, और यहां पर कोरोना वायरस अगला निबंध है। और अगला निबंध है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दिया है कि किन किन चीजों को आप तैयार करेंगे 2022 यानी 24 मार्च के लिए। और साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट में जो पहली प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं, मैंने वीडियो उपलब्ध कराया है कि कौन कौन सी चीजें आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 मार्च के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।